नमस्कार साथियों, कल हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा था कि किस प्रकार जो वास्को डी गामा है वो भारत आए और किस प्रकार पुर्तगाल जो हैं अपने वो सबसे पहले भारतीय जो यूरोपीय जो भारतीय आए थे उसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। और हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांस आए। तो ये सारी हमने चर्चाएं की थी वास्को डी गामा के बारे में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और उसके पहले कौन कौन आए हैं हमने ये भी बताया था आपको। जम्बूरी ने उनका स्वागत किया, इन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। और यहाँ तक पहुँच गए थे अपन कि उन्होंने 1503 में उन्होंने अपनी स्थापना फैक्ट्री कर ली थी और फैक्ट्री के बाद 1510 में इन्होंने गोवा, इनके एक वास्तविक संस्थापक थे अल्बुकर, उन्होंने 1510 में गोवा में अपना अधिकार जमा लिया था, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो अल्बुकर के बारे में तीन चीज़ें हैं। अल्बुकर के बारे में जो तीन चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने तीन चीज़ें अपनाई थी। उन्होंने से पहली एक तो ये चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि वैवाहिक संबंध, जो अपने पुर्तगाली पुरुष थे वो भारतीय महिलाओं के साथ संबंध बनाए, उनके साथ विवाह करें। एक तो इनका वैवाहिक संबंध था। दूसरा इनका एक और मोटिव था, इन्होंने बंग अपने गोवा पर अधिकार किया था, गोवा पर अधिकार 1510 में। और कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को राजधानी कब बनाया है, तो गोवा को राजधानी 1530 में बनाया। अभी राजधानी नहीं बनी है, जब नीनो डी कुन्ना आएंगे 1530 में वो गोवा को राजधानी बनाएंगे। और एक प्रश्न और पूछते हैं कि गोवा को राजधानी किसके बदले में राजधानी बनाया था, तो पहले राजधानी कोचिन थी, वो जब की बदल के इन 1530 में नोनी डी कुन्ना गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। एक तो ये वैवाहिक संबंध था, दूसरा इनका गोवा पर अधिकार था, तीसरा इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण का ये भी बोला जाता है कि इनका मानना था और कोई भी पुर्तगाली उनका ये था कि अगर हमें व्यापारिक संबंध करने हैं तो हमें समुद्र पर एकाधिकार रखना चाहिए कि समुद्र हमारा है, समुद्र पर हम ही अब व्यापार कर सकते हैं। इसके चक्कर में मलक्का और हारून संधि की थी, मलक्का और हारून संधि। मलक्का और हारून संधि जैसे किसी का भी मतलब ये एंट्री पॉइंट था, अगर कहीं भी जाना है तो इनको मतलब ये एंट्री पॉइंट थे मलक्का और हारून। यहाँ पे इन्होंने अधिकार जमा लिया, जिससे अगर कोई भी अपना आना भी चाहे तो मलक्का और हारून होते हुए उसे आना पड़ेगा। ये जैसे किसी भी घर में जाना है तो उसका गेट एंट्री पॉइंट होता, तो इसी प्रकार से ये गेट थे, उन पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और ये मानते ही थे कि हमें समुद्र पे एक अधिकार होगा तभी हम व्यापार में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अपने हो गए क्या बोलते अल्बुकर्क के बारे में, जहाँ तक अपन पहुंच गए थे। इसके बारे में हमने इनके बारे में पुर्तगालियों के बारे में बहुत चीज़ें देख चुके थे। अब देखते हैं पुर्तगालियों ने कि देन क्या क्या है, कि पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया। और पुर्तगालियों ने दिया है हमने बहुत अच्छे से उन्हें अपनाया भी है, वो आज भी अपने यहाँ पे है। जैसे एक तो हुई अफीम की खेती, तंबाकू भी पुर्तगालियों की दी हुई है, और आलू की खेती। ये पुर्तगालियों के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, जो पुर्तगालियों की देन है, कि चाहे वो अफीम की खेती हो, तंबाकू हो, आलू की खेती हो, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा दी गई हुई चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो गोवा पर अधिकार नीनो डी कुन्ना 1530 राजधानी बनाते हैं। और किसके बदले में बनाते हैं? कोचिन के बदले में। कोचिन के बदले में 1530 में राजधानी बनाते हैं नीनो डी कुन्ना, और गोवा अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब इन्होंने मतलब कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने एक कला की शुरुआत की थी, जिसे हम बोलते हैं गौथिक कला की शुरुआत। गौथिक कला, तो एक प्रश्न उठता है गौथिक कला है क्या? तो गौथिक कला की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों से हुई है। और इन्होंने गौथिक कला में क्या होता था कि गौथिक कला में
कोई भी जैसे मकान वगैरह हो गए तो उसके ऊपर जो नुकीला सिरा होता है ना, ये इनकी शुरुआत की थी कि जिस किसी भी मकान के ऊपर नुकीला सिरा देना या कोई भी ऐसी आकृति बनाना जिसका सिरा कैसा हो, नुकीला हो, ये गौथिक कला थी। और इसकी शुरुआत हमने पुर्तगालियों से ही की, और पुर्तगालियों की देन थी ये। और 1556 में इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। तो अब एक प्रश्न और आता है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपियन ने लगाई? तो पुर्तगालियों ने लगाई थी पहली प्रिंटिंग प्रेस। किसने लगाई थी पहली प्रिंटिंग प्रेस? तो पुर्तगालियों ने लगाई थी। और तो तीन चीज़ें हो गई, हमने देखा यहाँ पे कि इनकी देन में क्या क्या था। तो इनकी देन में आलू की खेती, तंबाकू की खेती, अफीम की खेती, उसके बाद गौथिक कला के बने हुए गौथिक कला इन्हीं की देन थी। और 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। और कहाँ बनाई गई थी? ये गोवा के अंदर बनाई गई थी। ये गोवा के अंदर बनाई गई थी, गोवा के अंदर। जितनी भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी थी, इनकी पृष्ठभूमि थी, वो हम यहाँ से देख चुके हैं। अभी आते हैं कि ये बाहर कब हुए। तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में। 1961 में ये बाहर गए थे। 1961 में भारत से गए और ऑपरेशन विजय के तहत गए थे। ऑपरेशन विजय के तहत गए थे। आज़ादी के बाद भी अपने यहाँ पे ये रहे हैं। 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ, उसके तहत ये गए। और यहाँ पे तब हमने गोवा को एक यूटी का दर्जा दे दिया था। यूटी का दर्जा दे दिया था। और आप जानते होंगे कि 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया। 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया और यूटी से हटा के इसे राज्य बना दिया, जो 56वां संविधान संशोधन था। ये आप जानते होंगे। अब इतनी जानकारी इसमें जो है अपने पुर्तगाली में देखनी। अब हम देखेंगे कि डच किस प्रकार आए और डच ने क्या क्या चीजें दी, और डच के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी थी पुर्तगालियों की, कौन सी पहली कंपनी लगाई, क्या है, क्या चीज़ें हैं, सब बता चुके हैं। अब आपको डच में, और इसके हम एक शॉर्ट नोट भी बना देंगे बाद में कि जो पुर्तगाली आए उन्होंने क्या क्या किया, डच ने क्या क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया। तो उसके बाद 5 मिनट में वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, उससे आप उसको बहुत जल्दी याद भी कर पाएंगे उस शॉर्ट्स नोट से। अब देखेंगे अपन डच को, कि डच देखें तो मुख्यतः हॉलैंड और नीदरलैंड के थे। और पहले डच जो आए थे वो कॉर्नलियस हाउसमैन थे। अब आएंगे डच। डच जो थे मुख्यतः हॉलैंड और नीदरलैंड से आए थे। मुख्यतः हॉलैंड से और नीदरलैंड से आए थे। और सबसे पहले जो डच आए थे वो थे हाउटमैन। पहले डच, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि पहले डच जो कौन थे जो भारत में आए हैं। तो पहले डच थे कार्लोस हाउटमैन। हाउटमैन ये पहले डच थे जो यहाँ पे आए। और डच को देखा जाए तो डच का कभी लगा ही नहीं कि यहाँ पे अपने यहाँ पे राज करने या व्यापार करने या किस लिए आए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये अपने जो डच हैं ये आ जाते हैं, इसके 7 साल बाद यहाँ पे कंपनी की शुरुआत करते हैं। जब अपन ने देखा था पुर्तगालियों की पढ़ रहे थे, तो 1498 जब आए तो 1498 में उन्होंने कंपनी की स्थापना कर दी थी। उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी अपनी 1503 में, लेकिन कंपनी वो 1498 में ही लेके आए थे। लेकिन ये आ जाएंगे, लेकिन इनके 7 साल बाद अपनी ये कंपनी लाएंगे और उसके 3 साल बाद फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने का कभी मन दिखा ही नहीं कि ये अपने यहाँ पर राज करने आए हैं या व्यापार करने आए हैं, कभी देखा नहीं है। और देखा जाए मैं तो ये वस्त्र व्यापार के लिए आए थे। किस लिए आए थे? वो मुख्यतः मसालों वगैरह के लिए आए थे, ये वस्त्रों के लिए आए थे। और ये 1595 में आए थे। 1595 में ये भारत आए थे, 1595। और कई बार पूछा जाता है इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कि इनका हेडक्वार्टर कि इन्होंने कहाँ पे राज, तो इंडोनेशिया में इन्होंने इंडोनेशिया को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इनका भारत मुख्यतः उद्देश्य नहीं था, इनका मुख्यतः उद्देश्य इंडोनेशिया था। और इंडोनेशिया की वाक्य में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था।
इंडोनेशिया के भक्त में उन्होंने अपना वो बनाया था। 1595 में आ गए थे। उसके 7 साल बाद अपना ये स्थापना करेंगे अपने कंपनी की, और 1602 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कंपनी लगाई। 1602 में ये कंपनी लगाते हैं, 1602 में कंपनी लगाएंगे, और इसके 3 साल बाद देखेंगे अपन ये फैक्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो इनको देखे नहीं कभी मन हो ये इनको राज करना है क्या है। और जो 1602 में थी एक सरकारी कंपनी थी। अपने जो पुर्तगाल भी आए थे वो भी सरकारी कंपनी थी, लेकिन जो अंग्रेज आएंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, वो एक प्राइवेट कंपनी होगी। तो ये सरकारी कंपनी थी, और इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो मसूलीपट्टनम में लगी थी। मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी, जो आंध्र प्रदेश में है। और इनके अपन देखेंगे इन्होंने इतने, इसके बाद 1602 में इन्होंने कंपनी की, और 1605 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। 1605 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, 1605 में फैक्ट्री लगाई, और कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1605 में। उसके बाद इनका युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, और उस युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं। और इनके यहीं पे इनका मतलब जो अपन को पढ़ना है वो इतना ही है, इसी में इतना महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं आता है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जो उसी में हो जाते हैं। और 1759 में जो बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध ये हुगली तट के किनारे होता है। हुगली नदी उसके तट के किनारे होता है, और अंग्रेजों और डच के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। तो इतनी थी इनके बारे में। वहाँ एक और है कि इन्होंने एक किला बनवाया था बंगाल में। बंगाल में एक किला बनाते हैं, बंगाल में किला बनवाया था इन्होंने। बंगाल के चिनबुरा में इन्होंने किला बनवाया था। बंगाल के चिनबुरा में इन्होंने किला बनवाया। डच हो गया। इसके बाद आएंगे अंग्रेज। अंग्रेजों को देखो, अपन को मुख्यतः अंग्रेजी ही पढ़ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसके बारे में जो मेन चीज़ होगी वो अभी बता देंगे। बाकी जो बहुत उनके बारे में क्या क्या किया उन्होंने, कैसे किया, हर चीज़ है वो अपन पढ़ेंगे। उसको डिस्क्रिप्शन में अपन छोटा सा डिस्क्रिप्शन उनका भी दे देंगे। बाकी उनको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। लेकिन अब आए तो ब्रिटिश के बारे में भी, कब आए हैं, क्या चीज़ें ऐसी हुई थी, वो अपन पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश का एक है 31 दिसंबर 1600। ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, अंग्रेज बोले तो 31 दिसंबर 1600 में जब अपने यहाँ पे अकबर का शासन था। किसका शासन था? मुगल एम्पायर चल रहा था, अकबर का शासन था। तो 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पे रानी महारानी थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को एक फरमान जारी किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, व्यापार कंपनी करने वाली कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया। क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया कि भारत में वो अपना व्यापार कर सकते हैं, और कोई दूसरी कंपनियां भारत नहीं जाएंगी। इन्हें 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ ने एकाधिकार दे दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, और आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, और कोई भी कंपनी उसके बीच में नहीं जाएगी। और एक कितने इसका जो वो बना था, कितने 15 वर्ष के लिए बना था। ये 15 वर्ष तक आप शासन कर सकते हैं। इन 15 वर्ष में कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन 1609 में, जो 1609 ही होता है, 1609 में इन्हें 1609 में अनिश्चित कालीन के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। कि अनिश्चित कालीन, जब तक आप चाहें, जब तक इन्हें रोका नहीं जाएगा ऊपर से, जब तक वहाँ के राजा नहीं रोकेंगे, तो अनिश्चित कालीन से तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। जो 15 वर्ष था उसको हटा के 1609 में अनिश्चित कालीन तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। हमने देखा कि 1600 में 31 दिसंबर 2016 को जो अपने एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया कि और कोई कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन 1609 में जो जेम्स फर्स्ट थे, उन्होंने अनिश्चितकालीन तक के लिए इसको व्यापार को बढ़ा दिया। किसने बढ़ा था? जेम्स फर्स्ट ने।
आपने एक और चीज देखी होगी कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अधिकार कब मिला कि व्यापार करने का, तो किस मुगलिया सल्तनत के या किसी मुगलिया बादशाह के काल में मिला, तो अकबर के काल में मिला। लेकिन यहाँ पे कोई भी लोग उनकी तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नहीं आए, उन्हें सिर्फ अधिकार दिया है एलिजाबेथ ने कि वो जाके वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए किस काल में अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, तो अकबर के काल में मिला। लेकिन आते हैं जहांगीर के काल में आतेंगे और अपन देखेंगे कि 1608 में ही 1608 में कैप्टन हॉकिंस होते हैं जो अपने जहांगीर के काल में आते हैं 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और इस जहांगीर के दरबार में कहाँ मिले थे, आगरा में मिले थे, आगरा के किला में आए थे, आगरा में मिले थे और इन्होंने यहाँ पे व्यापार की अनुमति मांगी। लेकिन इन्हें व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर ने मना कर दिया था कि हम आपको व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं। और एक कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस जहाज से आए थे, कि किस जहाज से भारत आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आए थे, हेक्टर जहाज से भारत आए थे, हेक्टर जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए, आगरा में मिले थे 1608 में। तो इन्होंने जब व्यापार के लिए अनुमति मांगी तो जहांगीर ने अनुमति ने नहीं दी, अनुमति के लिए ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने अनौपचारिक रूप से सूरत में एक कंपनी खोली, अनौपचारिक रूप से, वो अनऑफिशियल कंपनी थी। वो मतलब व्यापार के लिए कितने डेस्परेट थे कि इन्होंने अनुमति के बिना भी एक कंपनी फैक्ट्री खोली थी जो अनौपचारिक रूप से खुली थी। और 1608 में ही इन्होंने सूरत में एक व्यापारिक अपनी कंपनी खोली जो अनौपचारिक थी। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहली कंपनी अंग्रेजों ने कहाँ खोली, तो 1608 में सूरत में खोली और वो औपचारिक थी, अनौपचारिक तो अनौपचारिक तो फैक्ट्री थी। 1608 में सूरत में व्यापारिक कंपनी जो कैसी थी, अनौपचारिक कंपनी थी, अनौपचारिक, इसकी अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद भी इन्होंने एक कंपनी खोली अनौपचारिक रूप से 1608 में सूरत के अंदर। और इसके बाद में इन्होंने कंपनी की इसकी जो 1608 में थी, इसको 1611 में औपचारिक रूप से अनुमति मिल गई थी। 1613 में, इस 1613 में अपनी ये कंपनी खोल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में कंपनी खोली, मसूलीपट्टनम में जो औपचारिक कंपनी थी, इसकी अनुमति इन्हें मिल गई थी। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी खोली थी मसूलीपट्टनम में जो औपचारिक थी 1611 में। 1608 वाली को 1615 में इसको औपचारिक अनुमति दी गई, औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी गई। और एक और थे जिनको 1615 में जो अपने टॉमस रू भारत आते हैं, 1613 में इसको औपचारिक अनुमति मिल गई। इसके 1615 में आएंगे टॉमस रू भारत। 1615 में टॉमस रू 1615 में जब टॉमस रू भारत था, और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, वो एक चित्रकार, एक पेंटिंग की जानकारी रखने वाले थे। और इस 1600 जब यहाँ पे आए 15 में, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। और जहांगीर भी पेंटिंग के बहुत बड़े शौकीन थे और इनको कहीं से पता चल गया था कि अगर जाएंगे इसे अनुमति चाहिए तो हमें पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जाति पेंटिंग के बारे में, चित्रकारी के बारे में बात करने लगे, जिससे वो प्रभावित हो गया। और उसने एक शर्त रखी कि हम आपको कंपनी दे देंगे, लेकिन अगर आप हमारे द्वारा जो आप पेंटिंग लाए हैं उसकी अगर हूबहू हमने आपकी पेंटिंग बना दी, वो वैसी सेम पेंटिंग बना दी, वो आपने इसमें से पहचान लिया ये कौन सी पेंटिंग तुम्हारी है, कौन सी पेंटिंग हमारी, तो हम आपको अनुमति दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जो जहांगीर थे, जहांगीर ने वो पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग लाई गई। तो अंग्रेज तो थे ही, तो इन्होंने बड़ी दिमाग चलाया कि अगर हम बता भी देंगे, वो समझ भी गया था कि कौन सी पेंटिंग हमारी है, कौन सी पेंटिंग जहांगीर की है।
लेकिन वो जानबूझ के नहीं बताता है कि अगर वो जानता था कि अगर हमने बता दिया इनको तो ये हमें अनुमति नहीं देंगे, और वो कहते हैं कि वाह हम इसमें हम खुद नहीं पहचान पा रहे हैं, हम क्या आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि मेरी पेंटिंग कौन है और आपकी पेंटिंग कौन है। तो यहाँ से प्रभावित हो जाता है 1615 में जहांगीर, और वो इन्हें अनुमति प्रदान कर देता है कि वो अपनी जाके फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो 1615 में टॉमस लो भारत आए और इन्होंने अनुमति प्राप्त की। और किससे प्राप्त की थी? ये अनुमति प्राप्त की थी इन्होंने जहांगीर से। ये अनुमति प्राप्त की थी इन्होंने जहांगीर के दरबार में आए थे अपने कैप्टन टॉमस लो। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि इन्होंने अनुमति मिल गई, इसके बाद वे कौन कौन सी फैक्ट्री लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इन्होंने एक किताब और बहुत फेमस है कि यहाँ पे जो टॉमस लो ने लिखी है, तो उन्होंने पूर्वी द्वीपों की यात्रा के बारे में लिखा है टॉमस लो ने। तो यहाँ पे वो भी लिख लीजिए, इनकी बुक है एक, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। जिन्होंने जो यात्रा की उसके बारे में बताया इन्होंने, जो पूर्वी द्वीपों की यात्रा है इस यात्रा में भारत का भी जिक्र हो। इस किताब के बारे में भारत का भी बताया कि जब वो भारत आए थे तो उन्हें क्या अनुभूति हुई, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो इनकी एक टॉमस लो की कौन सी किताब है? तो पूर्वी द्वीपों की यात्रा जो है वो टॉमस लो की किताब है। अब 1641 में भी अपन पढ़ेंगे कि जो मद्रास में एक किला स्थापित करवाते हैं। देखा जाए इन्होंने का एक था कि भारत है तो हमें मद्रास मिल जाए इस साइड और इस साइड पहुंच जाए तो हम अपने भारत को कवर कर लेंगे। अंग्रेजों का यही चला है। तो जब 1641 में ये मद्रास में एक किला बनवाते हैं और उस किला का गठन करते हैं, स्थापित करते हैं 1641 में, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम देते हैं। 1641 में किला स्थापित करते हैं जिसके नाम देते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम देते हैं। 1641 में इस किला को स्थापित करते हैं। और ये स्थापित कहाँ करते हैं? मद्रास में भी, चेन्नई में करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, कई बार प्रश्न यही पूछा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला है वो कहाँ स्थापित है, तो चेन्नई में स्थापित है। तो मद्रास में 1641 में एक किला स्थापित करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो चेन्नई में स्थित है। 1641 का 1661 आता है। 1661 इसके बारे में ये भी है कि 1661 में एक राजकुमारी थी कैथरीन। तो ये जो राजकुमारी थी कैथरीन, तो एक राजकुमार थे इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड के, इनसे इनकी शादी हो जाती है, इनसे इनका विवाह हो जाता है। और कैथरीन का और चार्ल्स सेकंड का विवाह होता है। यहाँ पे कैथरीन का और चार्ल्स सेकंड का जब विवाह होता है तो दहेज में ये क्या बोलते हैं, चार्ल्स सेकंड, ये पुर्तगाली थी, ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। आप देख रहे हैं अभी रोम में चल रहा है साथ में, अंग्रेज अपना जो पुर्तगाली है वो काम करते जा रहे हैं, डच खत्म हो गए, लेकिन जो अंग्रेज हैं और जो पुर्तगाली हैं वो पैरेलल चल रहे हैं साथ में। पुर्तगाली अपने लगे हैं व्यापार करने, अंग्रेज हैं अपने व्यापार करने लगे हैं। लेकिन जब कैथरीन थी और चार्ल्स सेकंड था, इनका विवाह हुआ और चार्ल्स सेकंड से दहेज में पूछा गया क्या चाहिए, तो ये दहेज में बॉम्बे मांगते हैं। 1661 में कैथरीन और चार्ल्स सेकंड का विवाह होता है और पुर्तगाली राजकुमारी थी, ये ब्रिटिश राजकुमार थे। और जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपने पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में बॉम्बे दे दिया। और बॉम्बे जो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स सेकंड से किराए पर ले लिया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बॉम्बे है वो किससे मिला, पुर्तगालियों से मिला,
अपना डच से मिला, फ्रांस से मिला। तो इन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें अपना जो बॉम्बे है वो अपना अंग्रेजों से ही मिला था, चार्ल्स सेकंड से मिला था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो बॉम्बे है वो किससे मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे अंग्रेजों से मिला था, चार्ल्स सेकंड से मिला था। कैथरीन और चार्ल्स सेकंड की शादी हुई जिसमें उन्हें अपना दहेज में बॉम्बे मिला, जो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, किराए पर ले लिया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि चार्ल्स सेकंड को किससे मिला, तो पुर्तगालियों से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों से मिला था। उसके बाद अपन 1668 के बाद 1668 के 1698 आता है। 1698 में अब इन्होंने देखो बॉम्बे देखी, बॉम्बे यहाँ पे आ ही गए हैं, देखो जैसे मैप से देखें तो अगर बॉम्बे में ही आ गए हैं, मद्रास में आ गए हैं, बच्चा कौन सा ये एरिया इस साइड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये आते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो यहाँ पे कलकत्ता है, जो अब कलकत्ता बोलते हैं जिसको। यहाँ पे पहले 3 कस्बे थे, उन 3 कस्बों को जोड़ के 1698 में एक निर्माण करते हैं, और उसका अब जिसको अपन कलकत्ता के नाम से बुलाते हैं। तो 1698 में सूतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकता है, जो इनके 3 राज्यों को मिला के इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1698 में। 1698 में 3 को मिला के गोविंदपुरा, हो गया अपना, कालीकत्ता हो गया, और अपना सूतानाटी हो गया। इन तीनों को मिला के ये फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। फोर्ट विलियम की स्थापना की, और जिसको अपन कलकत्ता बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि गोविंदपुरा, कालीकत्ता और सूतानाटी को कब मिलाया गया, तो गोविंदपुरा, कालीकत्ता और सूतानाटी को मिला के 1698 में मिलाया गया। नाम क्या रखा गया, फोर्ट विलियम, जिसको कलकत्ता बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे अंग्रेज ज़्यादातर हर जगह पहुँच रहे हैं, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, और इस साइड भी आ गए। मद्रास भी उन्होंने देख लिया, बॉम्बे साइड भी हो गए, और अपने क्या बोलते बंगाल साइड भी पहुँच गए हैं, कलकत्ता साइड। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अपन ने ये 1698 बनाया है, तो इसकी नींव किसने रखी थी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी नींव किसने रखी थी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसकी जो नींव है, इसकी नींव जो थी वो रखी थी चोरनाक ने, और जो अध्यक्ष थे इसके थे चार्ल्स आयर। जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स आयर थे, नींव इन्होंने रखी थी, जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स आयर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की नींव किसने रखी थी, तो चोरनाक ने। फोर्ट विलियम के अध्यक्ष कौन थे, तो फोर्ट विलियम के अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर। अब 1700 अपन देखेंगे इसके बाद कि जो अपन जो बाकी चीजें हैं इसमें अपन वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बताया है। तो इसी के बताया 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। 1707 में औरंगजेब का निधन, और 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ तो मुगल एम्पायर जो था वो कमजोर होने लगा। और यहाँ देखा जाए तो मुगल एम्पायर का डिके जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, औरंगजेब के निधन से। तो जब 1707 में इनका निधन हो गया तो इसके बाद एक राजा और थे 1717 में थे फारूक सियार। तो अभी तक अगर कोई भी व्यापार करते ना चाहे मतलब एक आध कार क्यों नहीं जमा पा रहे हैं व्यापार में, अगर कोई भी व्यापार करेंगे ना तो उसका आधा टैक्स इन्हें सरकार को वहाँ के मुगल एम्पायर को देना पड़ता था। अगर कोई भी इन्होंने गलत काम किया, कोई भी शिकायत है तो उनके मुगल एम्पायर के पास पहुंचेगी, तो उनको एक आध कार नहीं आ पा रहा था, और इनको शुल्क लगता था हर चीज़ का व्यापार करने के लिए। लेकिन 1717 में जब फारूकसियार बीमार हुए और ये बीमार हो गए और इनके इलाज के लिए बुलाया गया, तो इनके इलाज की जब अंग्रेजों को पता चला तो ये हमें जो अपने इंग्लैंड थे, इंग्लैंड से इन्होंने इलाज के लिए बुलाया। और इलाज के लिए जब इन्होंने बुलाया तो उसके बाद फारूकसियार के तो इससे फारूकसियार खुश हो गए, और इनसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, अपनी मांग रखो। तो इन्होंने जब मांग रखी तो इन्होंने कहा कि हमें आप शुल्क मुक्त कर दीजिए, कि हम अपना खुद कमा सके, हमें मतलब शुल्क ना देना पड़े। तो इन्होंने वो इनकी मांग को मान भी जाते हैं और उनको शुल्क मुक्त कर देते हैं। तो अंग्रेजों के पास एक अधिकार आ गया था, अब वो कोई भी काम कर सकते थे, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना था। तो इन्होंने कौन डॉक्टर बोला था, डॉक्टर विलियम।
डॉक्टर विलियम को अंग्रेजों ने बुलाया इंग्लैंड से, उससे खुश हो गए वे, मारते हुए आदमी को बचाया तो खुश होंगे, तो उन्होंने तो पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे शुल्क मुक्त कर दिया। तो किसने किया था? फर्रुखसियार ने किया था, अंग्रेजों को 1717 में शुल्क मुक्त कर दिया था। अब देखा जाए तो इतनी जानकारी है जो हमने देखी थी कि क्या है क्या नहीं है। अब बस जो हमने देखा, अंग्रेजों के बारे में देख लिया, हमने डच के बारे में देख लिया, पुर्तगालियों के बारे में देख लिया। अगर इन तीनों चीज़ों को देखना चाहें तो अपन एक ही पेज पे तीनों चीज़ें लिख सकते हैं कि डच कब आए, पुर्तगाली कब आए, और इन्होंने मुख्य काम क्या है, और जो कि आपको एक पृष्ठभूमि वो बनी गई है, आपने वो हर चीज़ समझ ली है कि क्या है क्या नहीं है। तो पुर्तगाली डच, आपको हमने बताया था कि पुर्तगाली सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन है? डच। उसके बाद कौन है? अंग्रेज। अभी तक हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है। तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, इनके बारे में पढ़ा है जो हमने यहाँ पे बताया है। तो 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1961 तक रहे, जो सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले कौन चला था? तो 1488 में बार्थोलोमेव चला था, जो सबसे पहले यहाँ से पुर्तगाली से, और ये अपने दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ द गुड होप पे गया था, जो कल बताया था। तो इन्होंने वहाँ से देखा, इन्होंने कहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, और एक उम्मीद की एक किरण है कि इसके बाद कहीं ना कहीं भारत होगा। तो ये 1488 में वहाँ से लौट आए गए थे। इसके 10 साल बाद 1498 में अपने वास्को डी गामा चले थे, और अब्दुल गुजराती व्यापारी अब्दुल थे, उसकी सहायता के साथ ये अपने कालीकट नाम की जगह पे आए, पश्चिमी घाट पे, और यहाँ पे जम्बूरिन ने उनका स्वागत किया, जम्बूरिन ने इनका वेलकम किया। उसके बाद ये 3 बार आए, 1498 के बाद 1502 में आए, 1503 में इन्होंने क्या बोलते 1503 में यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई गई, और 1500 उसके बाद 1524 में ये फिर आए, लेकिन फिर लौट के नहीं जा पाए। कोचिन नाम की जगह पे इनकी मृत्यु हो गई, जो हम अपने देख चुके थे। और अपने जो 1503 में जो फैक्ट्री लगी थी, तो 1505 में अल्मीडा जो थे वो यहाँ पे क्या बोलते गवर्नर बने, और अल्मीडा के ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत फेमस थी कि हमारे एकाधिकार, हमें समुद्रों पर एकाधिकार हमारा ही होना चाहिए। एक शॉर्ट रिकैप होता है, खुद लिख सकते हैं चीज, पुर्तगालियों के नीचे, एक डच के नीचे, अंग्रेज के नीचे, और अगर एक चीज बार ही ये चीज़ें देख लें तो हमें याद हो जाती हैं। तो अपन कहाँ पर पहुँच गए थे कि इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी चली है। और फिर उसका अल्बुकर आए, अल्बुकर ने 1530 में 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, जो 1530 में राजधानी बनी। राजधानी जो अपने आए थे नीनो डी कुन्ना, इन्होंने राजधानी बनाई थी 1530 में गोवा को। और अल्बुकर के बारे में एक वैवाहिक संबंध हो गया, वैवाहिक संबंध की इन्होंने शुरुआत करवाई थी। और इन्होंने क्या बोलते हैं, अल्बुकर ने 2 अधिकार भी जमाए थे समुद्रियों पर, एक तो मलक्का और एक हारमुज, इन्होंने अधिकार जमाया था कि समुद्रों पर अधिकार हो। और खेती के बारे में पढ़ा था, चाहे तंबाकू की खेती हो, अफीम की खेती हो, आलू की खेती हो। और इन्होंने नुकीले घर के बारे में प्रिंटिंग प्रेस बनाया था जो, और गौथिक कला के बारे में भी हमने देखा था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत ये लोग बाहर हो गए। ये चीज़ अपन ने देखी थी, जो पुर्तगाली के बारे में इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद आते हैं अपने डच। तो डच कब आए? डच के बारे में तो 1595 में डच अपने आए थे हाउट में, और 1595 के 7 साल बाद इन्होंने एक कंपनी की स्टार्ट की, और 1602 में इन्होंने कंपनी लगाई। उसके बाद 1605 में इन्होंने फैक्ट्री अपनी लगाई थी, और मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगाई थी 1605 में, और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद इनका एक जो युद्ध हुआ देवरा का मोगली तट पे, जिसमें वो हार गया, और अंग्रेजों ने इनको बाहर कर दिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के अपने क्या बोलते हैं, इनके सबसे पहले 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने कि एलिजाबेथ फर्स्ट ने यहाँ पे उन्हें अनुमति दी कि वो जाके एक आध का व्यापार कर सकते हैं, जो 1609 में अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी गई। और वो सबसे अकबर के शासनकाल में दी गई थी। आए थे अपने जॉर्ज पंचम के बारे में पहली बार, और उस टॉमस रूक को अनुमति मिली थी, उसके पहले जो आए थे उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। तो ये चीज़ें अपन देख चुके हैं, और यही है, आप इसको फिर से एक बार रिकैप कर लीजिएगा। धन्यवाद।